हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर, जैसे मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, उसके लिए पूरी एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए आप एक बार एनसीईआरटी का चैप्टर रफली पढ़ लीजिए। उसके बाद मैंने पूरे लाइन टू लाइन इसके नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, उन नोट्स को इसके साथ ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसको आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए भी, जैसे अगर आप फटाफट से रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं। आज से हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी में 11th नंबर चैप्टर है। इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी किसने खोज की थी। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसको माना जाता है? कैरोले इरेकी। कैरोले इरेकी को हम फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म का यूज किया था 1919 में। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार फैक्ट के रूप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम इंडियन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बीए चोपड़ा का नाम आता है। बीए चोपड़ा को इंडियन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जाना जाता है। इसके अलावा हर्बर्ट मोयर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ई कोली पर कार्य किया था। और जो रेस्ट्रिक्ट एंजाइम थे, प्रतिबंध जो एंजाइम पर, उस पर स्टडी की थी। किसमें? ई कोली में। उन्होंने देखा था कि डीएनए जो स्ट्रैंड है उसको एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है। किसमें? आरई एंजाइम में। तो शेष बचा भाग है वो चिपचिपा शीर्ष के रूप में पाया जाता है, जो डीएनए के टुकड़े के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से हर्बर्ट मेयर ने इसकी ई कोली पर अपना अध्ययन किया था। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हुए थे स्टैनली कोहेनी ने किस पे कार्य किया था? प्लाज्मिड पर कार्य किया था। और उन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मिड होता है, डीएनए के छोटे छोटे एक रिंगलेट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो वृत्ताकार है वो टुकड़े होते हैं। यानी प्लाज्मिड क्या होता है? कुछ विशेष बैक्टीरियल सेल्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, मुक्त रूप से तैरती रहती है। यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तथा डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन करते हैं। यानी इनमें मुख्य रूप से रेप्लिकेशन की क्षमता भी पाई जाती है। तो स्टैनली कोहेनी ने किस पे कार्य किया था? प्लाज्मिड पर कार्य किया था। और उन्होंने बताया था कि क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है या प्लाज्मिड के ऊपर किसने कार्य किया, तो स्टैनली कोहेनी ने क्या किया। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हुए थे हेवरलैंड, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्होंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर पर मुख्य रूप से कार्य किया था। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पॉल वर्ग है, जिन्हें 1980 में नोबेल प्राइज भी मिला था, जो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं। किसके हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर माने जाते हैं। और इन्होंने जो कार्य किया था वो SB40 वायरस, जिसे हम सिमियन वायरस भी कहते हैं, उसके जीन पर कार्य किया था, जिन्होंने ई कोली में लैम्डा फेज की सहायता से उन्होंने ट्रांसफर किया था। ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई एक कि वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ लेते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन उसमें दे रखी है एनसीईआरटी में। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में उसमें बता रखा है कि माइक्रोब्स, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, यानी जो जैसे एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, माइक्रोब्स और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स मिलकर जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज होते हैं, जिनका ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया जाता है, उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा दे रखी है। इसके अलावा एक संघ है EFB, जो कि बायोटेक्नोलॉजी पर विश्व में काम करता है। तो इसमें है, जिसको नाम है यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। इसकी स्पष्ट रूप से एक परिभाषा इसमें एनसीईआरटी में दे रखी है। इसकी परिभाषा है नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए। यानी उन्होंने क्या परिभाषा बताई है टेक्नोलॉजी की कि नए उत्पादों सेवाओं के लिए यूज किया जाता है। यानी नेचुरल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान, और जो सूक्ष्म जीव है, इन दोनों को मिलाकर, यानी एकीकृत करके जो सेवाएं और जो उत्पाद ह्यूमन वेलफेयर में यूज की जाती हैं, उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड, मैंने क्या इसके कोड वर्ड में
जो लिख रखे हैं डेफिनेशन के लिए, तो आप अगर नेचुरल साइंस प्लस माइक्रोवेव्स का एकीकृत यूज करके सर्विस और प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, तो इस तरह से आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। इसका उन्होंने बताया था कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस किस में कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जीन संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोषयुक्त जीन में सुधार के लिए भी यूज करते हैं। डीएनए वैक्सीन के निर्माण में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी ये इसके मुख्य उपयोग हो गए हैं। एक का इसका मुख्य रूप से इनका योगदान है, जिसमें एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा आता है ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है इसमें कि डीएनए या आरए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसमें हम जो चेंज करते हैं, यानी उसकी जो केमिस्ट्री होती है उसमें हम जो चेंज करते हैं, और उसको चेंज करने के बाद होस्ट सेल में हम ट्रांसफर करते हैं, तो जो नए फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप जो हमें प्राप्त होता है, यानी जो नया डीएनए हमारे प्राप्त होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लक्षण होते हैं जो अपने पुराना जो डीएनए है, जो होस्ट डीएनए है उससे थोड़ा अलग होता है, तो उसको ही हम कहते हैं, इस प्रिंसिपल का बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तो हम डीएनए में नया सुधार कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं कि माइक्रोब्स या जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, इन सेल्स को अगर हम बड़े स्तर पर ग्रो करना चाहें या फिर इनका कल्चर करना चाहें तो हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें हम एसेप्टिक या संदूषण रहित जो वातावरण है उसका यूज करते हैं, जिसके कारण हम वैक्सीन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ऑर्गेनिज्म, जिसका हम यूज करते हैं। अब आगे अगला वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में, जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग क्या होता है इसके बारे में हम देख सकते हैं। जीन क्लोनिंग क्या होता है? जीन की एक समान कॉपीज का निर्माण। जीन से उसके ही समान जब कॉपी का निर्माण होता है उसे ही हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। इसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में किया जाता है, जिसे जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर का हम यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका निर्माण कर सकते हैं। आरडीएनए का इससे हम निर्माण कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किससे करते हैं, किससे कर सकते हैं? जीन क्लोनिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है? बिना अवांछित जीनों के केवल एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में ट्रांसफर करते हैं। मतलब जो ऐसे जीन हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उनको हटा करके जो वांछित जीन है, डिजायर्ड जीन है, जिनका हम अधिक से अधिक उपयोग करके अच्छी जो प्रोडक्ट्स है उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो उस तरह के जो जीन है उसके निर्माण करके हम नए जीवों में जो ट्रांसफर करते हैं उसे हम आरडीएनए कहते हैं। ठीक है, तो आरडीएनए को जो हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी होती है? उसके लिए जो हम वांछित डीएनए आइसोलेट करते हैं उसमें एक ऑराई साइट होती है, जो किसके लिए जिम्मेदार होती है? रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। यानी जो वांछित डीएनए होता है उसमें एक विशिष्ट गुणसूत्र में विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, यानी एक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसमें रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। यानी जो डीएनए है जिसको हम वांछित डीएनए प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं उसमें ऑराई साइट का होना जरूरी होता है। ये लाइन इसमें दे रखी है कि फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हम वांछित डीएनए यूज करते हैं उसमें कौन सी साइट होती है? ऑराई साइट, जो रेप्लिकेशन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है। इस आरडी और इस प्लाज्मिड को इसके प्लाज्मिड के साथ जोड़कर जो आरडीएनए हम निर्माण करते हैं उसमें फिर विजातीय डीएनए के साथ जोड़ के होस्ट डीएनए में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका रेप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हुई जीन क्लोनिंग। ने हमारा डिजायर्ड जीन या जो विजातीय जीन होता है उसको क्लोनिंग वेक्टर भी एक तरह से एक डीएनए ही होता है जिसमें एक ऑराई साइट पाई जाती है, मैंने अभी बताई थी, जो रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें एक विशिष्ट गुणसूत्र खंड या विशिष्ट अनुक्रम मिलता है जो विजातीय डीएनए में हम जब प्रवेश कराते हैं तो उसमें रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और जब विजातीय जीन है और क्लोनिंग वेक्टर है मिल जाते हैं तो इन दोनों को जोड़कर जो डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जिस डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है।
ये जो डीएनए होता है वो विजातीय जो खंड होते हैं या होस्ट जीव है उसमें रेप्लिकेट और गुणित होता है, उससे हमें इसकी कई कॉपीज प्राप्त होती हैं, यानी क्लोनिंग जो है हमें प्राप्त हो जाती है। अब फ्रेंड्स इस पे सबसे पहले काम किसने किया था वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1972 में स्टैनले कोहन और बोयर नामक जो दो वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था, जिन्होंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्लस प्लाज्मिड डीएनए का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया था। जो प्लाज्मिड डीएनए इन्होंने यूज किया था वो साल्मोनेला टाइफीरियम बैक्टीरिया से प्राप्त किया था। प्लाज्मिड डीएनए इन्होंने किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रख लेना। साल्मोनेला टाइफीरियम बैक्टीरिया से प्राप्त किया था, जिससे हमें प्रथम आरडीएनए का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से आरडीएनए के निर्माण में हमने जो प्लाज्मिड डीएनए है उसमें ये ध्यान रख लेना साल्मोनेला टाइफीरियम का यूज किया था। ठीक है, इसके अलावा जो प्लाज्मिड है उसे हम वेक्टर के रूप में यूज किया था, जिसमें विजातीय डीएनए के खंड को होस्ट जीन में हमें पहुंचाना होता है। इसके अलावा इसमें जो एंजाइम यूज किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जाता है, जिसे हम आणविक कैची भी कहते हैं, जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटती है। और एक लाइगेज एंजाइम हम यूज करते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन होती है उसको वेक्टर यानी प्लाज्मिक वेक्टर के साथ जोड़ने का कार्य करती है, जिसके कारण हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कर पाते हैं। हमने जो आरडीएनए प्राप्त किया है, जो वांछित डीएनए युक्त डीएनए है हमारा, वो आरडीएनए है, इसको हम इकोलाई में ट्रांसफर करते हैं। अभी फ्रेंड्स इकोलाई जीवाणु ही इसके लिए क्यों यूज किया गया, क्योंकि इसमें जो लक्षण थे वो साल्मोनेला प्लाज्मिड जो हमने यूज किया था जिसका टाइफीरियम का, उससे मिलते जुलते लक्षण थे, इसके कारण इस डीएनए को आरडीएनए को इसमें ट्रांसफर किया गया। तो नए होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके ये अनेक कॉपीज बना लेते हैं। कौन? आरडीएनए। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की प्रति का ई कोली में गुणन होता है और इससे हमें जो ई कोलाई जीवाणु होता है उसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग प्राप्त हो जाती है और इसकी हमें कई कॉपीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की हमें प्राप्त हो जाती है। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, जेनेटिक ट्रांसफर, जो हम जीन ट्रांसफर करते हैं उसमें 3 स्टेप्स का एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि 3 स्टेप्स का हम यूज करते हैं। पहला है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान की जाती है। सबसे पहले हमने जो डिजायर्ड जीन है उसकी पहचान की, चिन्हित डीएनए का होस्ट में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके बाद जो ट्रांसफर डीएनए है उसको परपोषी में सुरक्षित रखा जाता है तथा उसकी संतति में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे आगे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें इस तरह का डिजायर्ड जीन ही उपस्थित हो सके। अब जो हमें डीएनए का निर्माण किया है और होस्ट में जो ट्रांसफर करके नए प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त करने किए हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स, जो कि फ्रेंड्स में ऐसे कैसे उसमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया जाता है, लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं, पॉलीमरेज का यूज करते हैं, वेक्टर यूज करता है और एक होस्ट सेल का इसमें यूज किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहला टूल्स पढ़ लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है इसको सबसे पहले 1963 में अर्बोर स्मिथ एंड नॉथन्स ने बैक्टीरिया में 2 प्रकार के एंजाइम्स की खोज की थी। किसने? अर्बर स्मिथ और नॉथन्स। इन वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया में 2 प्रकार के एंजाइम को डिस्कवर किया था, जिसमें एक प्रकार का जो एंजाइम था वो डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह पर ही काटती थी, जिसे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम दिया था, जिसे हम आणविक कैची भी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा डीएनए भी देखा था जो डीएनए को रूपांतरित या मॉडिफाई कर देता है। किसका? बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसको रूपांतरित या मॉडिफाई कर देता है, जिसे डीएनए मिथाइलेज यूज किया जाता है। जो डीएनए मिथाइलेज होता है, जो एक डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ने का कार्य करता है, जिसके कारण जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो जीवाणु को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स कितने एंजाइम देखे थे इसमें? 2। एक आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो एंजाइम को ये एंजाइम जो कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर ही काटता है। दूसरा एंजाइम है डीएनए मिथाइलेज एंजाइम है, जो जीवाणु के जो डीएनए है उसको मॉडिफाई कर देता है, जिसके कारण रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको हानि नहीं पहुंचा पाता है। एंजाइम है वो 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियस।
एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए के सिरे यानी जो 5' या 3' एंड होते हैं उसी जगह पर न्यूक्लियोटाइड को काटने का कार्य करती है। दूसरी ये होती है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। डीएनए को भीतर से विशिष्ट स्थलों पर काटने का कार्य करती है, यानी विशिष्ट साइट पर काटने का कार्य करती है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर के 5' और 3' एंड पर ही काटती है। एंडोन्यूक्लियस जो अंदर, एंडो यानी अंदर की साइड, यानी विशिष्ट स्थलों पर काटने का कार्य करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, ये एक साइट स्पेसिफिक होती है जो कि विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड को पहचान कर उसके मध्य काटती है, यानी स्पेशली एक स्पेसिफिक स्थान पर ही काटने का कार्य करती है, जो सुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ती है, यानी सुगर फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होते हैं डीएनए के मध्य उनको तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसमें है जो कि विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्रम जो पाया जाता है जो लगभग 4 से 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है, उसी जगह पर ये काटने का कार्य करती है, जिसे हम जो 4 से 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, उसे हम क्या बोलते हैं? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। जो डीएनए की सीक्वेंस होती है 4 से 6 बेस पेयर लॉन्ग वाली, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटती है, उसे हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? इन्वर्टेड रिपीट, यानी उल्टा सीधा एक समान क्रम इसका होता है। ठीक है, यानी आप 5' से 3' एंड पर पढ़ोगे तो भी वही क्रम पढ़ने में आएगा, और 3' से 5' पे पढ़ोगे तो भी वही क्रम पढ़ने में आएगा। जैसे 5' से 3' पे पढ़ेंगे हम GAATTC, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो 3' से आप पढ़ोगे तो CTTAAG, यानी आप 3' से पढ़ लो या 5' से पढ़ लो, इसका जो रिपीट है वो समान ही होता है, इसलिए इसे हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि एग्जाम पर कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो जैसे आप हमने पहले पढ़ा था जहाज, यानी जहाज, इधर से पढ़ो चाहे उल्टी साइड से पढ़ो वो एक ही समान होता है, ऐसे ही ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसमें सबस्ट्रेट जो यूज किया जाता है वो द्विरंजिक डीएनए यूज किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ही हम यूज करते हैं। ये जीवाणुओं द्वारा अपनी सुरक्षा तंत्र के अंश के रूप में सिंथेसिस किए जाते हैं। क्यों? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो जीवाणुओं की रक्षा करते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया जाता है वो EcoRI यूज किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता का गुण पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, जिसमें सबसे पहले कौन सी खोज की गई थी? हिंड सेकंड। फ्रेंड्स, ये नाम याद रखना आप, हिंड सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसकी सबसे पहले खोज की गई थी, जिसे हमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से बैक्टीरिया से प्राप्त किया था। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि क्या है? जुकाम का वायरस होता है, उससे हमने इसको प्राप्त किया था। कोल्ड का वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, उससे हमने प्राप्त किया था। डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां 6 बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है। हिंड सेकंड कौन सी जगह पे काटता है? जहां 6 बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है, उसी जगह पर डीएनए अणु को काटने का कार्य करते हैं। तो ये आप है ना, जैसे कारण कथन वाले क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि हिंड सेकंड के बारे में कौन सा असत्य है। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में एक एक लाइन के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे ये पूछ लिया, प्रथम खोजा गया एंजाइम हिंड सेकंड है, इसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त किया गया था, इसमें 6 बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम को काटता है, या फिर दे देंगे 4 बेस पेयर के अनुक्रम को काटता है, तो कौन सा कथन गलत है। और इसके अलावा विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंड सेकंड पहचान अनुक्रम कहते हैं, मतलब जहां पर 100 से अधिक RE की खोज की जा चुकी है, जिसमें बैक्टीरिया में लगभग 230 से अधिक प्रभेदों से इसको सेपरेट किया गया है। सबसे कॉमन मैंने अभी बताया था आपको, जो RE यूज किया जाता है वो EcoRI होता है, जिसका एक स्ट्रैंड है E. coli RY13। ये एग्जाम्पल ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है, पिछली बार की जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें ये एग्जाम्पल पूछा गया था, E. coli RY13 इसका एग्जाम उदाहरण है। अब इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर में हम देखें तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है
वो होता है बैक्टीरिया जीनस का पहला लेटर होता है, यानी जो बैक्टीरिया है उसका जो जीनस है उसका पहला लेटर होता है। जैसे ई क्या है, इस्चेराई क्या है, इसका जीनस है। फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड लेटर होते हैं वो स्पीसीज के पहले 2 अक्षर होते हैं। जैसे CO कोलाई, कोलाई का जो स्पीसीज है इसकी कोलाई की, उसके 2 अक्षर हैं। उसके बाद जो फोर्थ लेटर होता है वो इसका प्रभेद या स्ट्रैन होता है, यानी R है वो इसका स्ट्रैन है, यानी R/13 इसका स्ट्रैन है। इसके बाद जो रोमन लेटर होता है, जैसे फर्स्ट ये लिखा हुआ है तो ये पृथक्करण का क्रम होता है, यानी कौन से क्रम में इसको पृथक किया गया है। तो कई बार नोमेनकल्चर के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको फ्रेंड्स याद रखना है। अब इसमें आगे बता रखा है कि किस तरह से ये जो कौन सी जगह पर ये एंजाइम काटता है। आपने जो विजातीय डीएनए लिया और प्लाज्मिड डीएनए लिया, फ्रेंड दोनों डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है। जैसे दोनों को काटने के लिए हम EcoRI एंजाइम का यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना है EcoRI एंजाइम है हमेशा G एंड A के मध्य ही काटती है, यानी जो गुआनिन और एडेनिन है उसके मध्य ही काटती है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं तो हमें स्टिकी एंड प्राप्त होते हैं, यानी चिपचिपे सिरे इनको कहते हैं, जो अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। यानी जो स्टिकी एंड प्राप्त होते हैं इसकी वजह से ही ये वापस से जुड़ पाते हैं। जो कहाँ से काटते हैं, G और A। जैसे 5' है, 5' का उसने G सिरे पे काट लिया, थर्ड एंड है उसका उन्हें A सिरे पर काट दिया, और इस तरह से हमें जो स्टिकी एंड हुए ये वापस से आगे अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसमें हमें साथ में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम भी मिलाया जाता है। तो सिरों में जो स्टिकी एंड आते हैं या चिपचिपापन आता है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम को इन दोनों डीएनए खंडों को जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। यानी जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आपने कोई डीएनए लिया और एक प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड एंजाइम ने यहाँ से इसको काट दिया, साथ में डीएनए का जो वांछित खंड है उसको भी इसने काट दिया। ये जो खंड है वो इसके साथ जो जुड़ता है नया खंड, और इसके अलावा इससे हमें जो डीएनए प्राप्त होता है वो rDNA हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम है, काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। फिर आपको ज्यादातर एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो भी नाम दिए हुए हैं, उनको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटने पर प्राप्त डीएनए खंडों में समान चिपचिपे सिरे होते हैं जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं। जो मैंने अभी बताया डीएनए क्या होता है, डीएनए में जो पैलिएंड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया, चाहे आप 5' से 3' एंड की ओर पढ़ो या 3' एंड से 5' एंड की ओर पढ़ो, दोनों में हमें समान अनुक्रम पढ़ने में आएगा, उसे ही हम पैलिएंड्रोम सीक्वेंस है कहते हैं। जैसे 5' से 3' में GAATTC, 3' से 5' में CTTAAG पढ़ा जाता है। नॉर्मली जब बैक्टीरिया और जो सोर्स डीएनए है उनको दोनों को जब एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटे जाता है तो हमें उन्हें जोड़ने के लिए एक संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता है। तब तक हमें संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता है जब तक हम एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उन्हें नहीं काट दें। अब आगे देख लेते हैं कि जो डीएनए खंड होता है उसका पृथक्करण और विलगन कैसे किया जाता है। डीएनए खंड का जो पृथक्करण और विलगन किया जाता है उसके लिए, क्योंकि जो वांछित डीएनए हमें प्राप्त किया उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है, जो मुख्य रूप से डीएनए खंडों के सेपरेशन के लिए यूज की जाती है और ये साइज के आधार पर डीएनए खंडों का सेपरेशन करती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है जिसमें एनोड प्लस पर होता है, कैथोड है वो माइनस पे होता है, ठीक है। इसमें जो हम देखते हैं कि जो जानते हैं डीएनए खंड होता है वो नेगेटिव चार्ज अणु होता है, ठीक है। और जो जेल मैट्रिक्स इसमें यूज किया जाता है वो एगेरोस इसमें यूज किया जाता है, जो इसमें छेद होते हैं, यानी सिवे के रूप में, सिवे प्लेट के रूप में ये काम करता है। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो सीवीड या समुद्री घास से हमें प्राप्त होता है और मुख्य रूप से जो रोडोफाइसी एल्गी होते हैं उनसे हमें ग्लेसिरिया और ग्लेचिडियम से हमें प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि जो जेल है
उसमें के जो कूपों में, जेल के जो कूप है उसमें ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ सैंपल को लोड किया जाता है। सैंपल क्या, डीएनए खंड को हम कहाँ पे लोड करते हैं, लोड हम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ करते हैं। फिर इसको जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करते हैं तो इसके कारण जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ गति करते हैं। ये फ्रेंड्स पिछले जो अभी 2024 की संस्कृत डिपार्टमेंट की साइंस की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि डीएनए खंड किसकी तरफ गति करते हैं, तो ये एनोड की तरफ गति करते हैं। जिससे सबसे छोटा जो खंड है वो सबसे अधिक गति करता है, जिसे हमें साइज के आधार पर सेपरेशन कर लेते हैं, और सबसे बड़ा खंड है वो सबसे कम गति करता है। मतलब छोटे खंड आगे पहुंच जाते हैं और बड़े खंड है वो पीछे रह जाते हैं। जो हमें खंड प्राप्त होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रोब कहते हैं। ठीक है, और अब डीएनए को देखने के लिए हम जो डीएनए विजुअलाइज किया है या फिर जो डीएनए हमें प्राप्त हुआ है उस डीएनए को देखने के लिए हम इथियम ब्रोमाइड के द्वारा इसे अभिरंजित करते हैं। कौन सा केमिकल यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से हम ये अभिरंजित करते हैं, और अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसमें इसको देखते हैं, जिसके कारण हमें डीएनए की ऑरेंज बैंड या चमकीली नारंगी पट्टी हमें दिखाई देती है। डीएनए हमें चमकीली नारंगी पट्टी के रूप में दिखाई देता है। तो ये फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में आ चुका है कि डीएनए को देखने के लिए पहले इथियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट में इसे देखते हैं तो हमें डीएनए की चमकीली नारंगी पट्टी दिखाई देती है। इसके बाद जो चमकीली पट्टी हमें दिखाई देती हैं इनको एगेरोजेल से अलग करने के लिए हम काटकर अलग करते हैं, जिससे हम जेल के टुकड़ों से इसको अलग निष्कर्षित कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूशन या क्षालन कहते हैं। ये प्रश्न भी पिछली बार की साइंस एग्जाम में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, जिसमें कि डीएनए पट्टियों को एगेरोजेल से काटकर अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूशन या क्षालन कहते हैं। ठीक है, अब हमें जो प्योर डीएनए हमारा प्राप्त हुआ उस प्योर डीएनए को हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ ऐड करते हैं और हमें हमारे डीएनए का निर्माण कर लेते हैं, और इस तरह से हमें एक वांछित डीएनए प्रॉपर्टी युक्त डीएनए हमें प्राप्त होता है, जिसे आरडीएनए कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस इसमें आगे बता रखी है कि कैसे ये प्रोसेस होती है, जिसमें फॉरेन डीएनए जो वांछित डीएनए है उसको लेते हैं और वेक्टर वाहक डीएनए है उसको एक साथ दोनों को लेते हैं, और इको आरआई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसके द्वारा हम काटते हैं। तो कहाँ काटता है, ये जी और ए सिरे के मध्य ये काटता है। तो इसके बाद काटने के बाद इन दोनों जो चिपचिपे एंड हमें प्राप्त होती हैं, इनको फिर साथ में इसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम भी डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये आपस में जुड़ जाती है और अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए या जिसे हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम आरडीएनए का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स साथ में ये भी बताया हुआ है, अब आगे हम प्रोसेस देखेंगे कि जो क्लोनिंग वेक्टर इसमें हमने देखा था अभी तक कि आरडीएनए को कैसे बनाते हैं। अब क्लोनिंग वेक्टर जो हम यूज करते हैं उसमें हम कौन सी उसमें विशेषताएं होनी चाहिए जिसके कारण हमें एक अच्छी क्वालिटी का जो आरडीएनए प्राप्त हो सके या फिर हमें अधिक से अधिक इसकी कॉपी प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम कल की वीडियो में आगे का चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।